आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद हूं, जो कभी हॉटस्पॉट रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ की जो जीत की कहानी है वो चर्चा में है, क्योंकि एक दिन में जहाँ मामले 100 के करीब आ रहे थे, 100 से ज़्यादा आ रहे थे, अब 5, 10 या फिर 8 मामले सामने आ रहे हैं। जो डबलिंग रेट है वो 140 दिन के हो चुके हैं और ये यहाँ की सक्सेस की जो कहानी है वो बीएमसी, पुलिस और तमाम वॉलंटियर्स के दम पर हमारे सामने आई है। तो धारावी से ही हम आज सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अब स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना से वो ग्रसित थे, अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी देनी पड़ी। प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद उनके बुखार में कुछ कमी आई और ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार हुआ। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और पूरी तरह ठीक होकर वो अस्पताल से अपने घर लौट चुके हैं। उनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं। आपने देखा होगा किस तरह से लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य को वापस गए थे, अपने अपने गांव लौट रहे थे। मुंबई के धारावी से भी करीब 1.5 से पौने 2 लाख लोग अपने अपने घरों को गए थे। लेकिन अब मुंबई शहर की बात करें तो धीरे धीरे ये प्रवासी मजदूर लौटने शुरू हुए हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मौजूद मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर अब एक बार फिर से जो ट्रेन सब आने लगी हैं, उसमें जो देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं, जो मुंबई से गए हुए थे या मुंबई और उसके आसपास से इलाकों से गए हुए थे, वो वापस आ रहे हैं। अब आप जो एक ट्रेन देख रहे हैं वो बिहार से एक ट्रेन है जो 2:45 पर मुंबई पहुंची है। सबसे पहले तापमान चेक किया गया, लोगों के हाथ पर स्टैंप मारा गया और उसके बाद लोग जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग निकले भी हैं, कुछ जा रहे हैं और इसमें बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनमें मजदूर भी शामिल हैं, जो कि मुंबई से लॉकडाउन के समय गए हुए थे और अब वापस मुंबई आ रहे हैं। आप अभी आए हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम कटिहार जिला से आए हैं। कटिहार जिला से आ रहे हैं। सर आपके यहाँ पे ये काम करते हैं? मेरे पास काम करता है। आपका नाम? सुल्तान कुरैशी। अच्छा, तो क्या काम करते हैं ये आप? ये चाइनीज़ बनाते हैं, चाइनीज़। अच्छा, तो आपका होटल का काम है। अच्छा, तो आप गांव कब गए हुए थे? 2 महीना हो गया। 2 महीना यानी लॉकडाउन के समय गए हुए थे आप? तो आप खुद आए, आपने बुलाया? सर मैंने बुलाया इनको। अच्छा, और ये अकेला है कि इनके जैसे और भी लोगों को आप बुला रहे हैं? नहीं, दो जने आए थे, एक जना चला गया साथ अच्छा, में। और लोगों को भी इसी तरह से बुलाने वाले? बुला रहे हैं। तो कुरैशी साहब, अब तक काम कैसे चल रहा अपने था? हाथ से कर रहे थे। हाँ? अपने हाथ से कर रहे थे। अच्छा, तो परेशानी हो रही थी? बहुत परेशानी थी, कोई था ही नहीं तो क्या करते। इसलिए आप थोड़े लोगों ने दिन बुलाया। बंद रखा तो अभी कब तक ऐसे बैठे रहते, खाने के वांदे थे। ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप खुद आए हैं इनको लेने और अब इसी तरह से हर रोज़ मजदूरों के आने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे जो अनलॉक 1.0 की शुरुआत की गई है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में, उसमें बड़े पैमाने पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बंद लाइट, कैमरा, एक्शन, साउंड अब वापस से शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार ने 31 मई से ही शूटिंग की इजाज़त दे दी थी, लेकिन गाइडलाइंस पर कुछ सवाल प्रोड्यूसर्स ने खड़े किए थे। अब जाकर शूटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, ये कोरोना काल का फिल्मी सेट है। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके लिए इस तरह छाता लेकर चला जा रहा है। अम्ब्रेला आते ही, छाता आते ही एक सोशल डिस्टेंस अपने आप में मेंटेन हो जाता है। जैसे अम्ब्रेला आती है, आप सोच लीजिए एक अम्ब्रेला का एक यहाँ तक का राउंड रहता है, तो आप जब वो अम्ब्रेला लेके चलते हैं तो 2 अम्ब्रेला सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक कर देती है। जेडी मजेठिया के मुताबिक सरकार की गाइडलाइन सबकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए नए माहौल में नए तरीके से काम हो रहा है। सेट पर सुरक्षा नियमों के पालन के साथ दृश्यों के फिल्मांकन में भी कुछ बंधन लाने पड़े हैं। जहाँ बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग ना कर पाए, शादियों का फंक्शन हो या डांसिंग हो, टीवी में कभी इंटीमेट सीन तो होते ही नहीं थे, तो ऐसे दृश्यों को ज़रूर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इस समय हम मुंबई की फिल्म नगरी फिल्म सिटी में हैं और पीछे हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक शूटिंग चल रही है धारावाहिक की। आज इस पूरे फिल्म सिटी में 8 जो है कि शूटिंग चल रही है अलग अलग जगहों पर, और पूरे मुंबई में अलग अलग जगहों पे जो स्टूडियोज़ हैं वहाँ पे भी लगातार शूटिंग चल रही है। लेकिन इसके लिए खास सावधानी बरतनी पड़ रही है। आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके भी पहले सामने एक ड्रॉर कुछ बना है, आपके अपने कपड़े उसमें रखने, आप दूसरे पहन लो, एक मौका मिलता है आपको। जूते वहीं निकाल दो, हमने नए सेट ऑफ स्लीपर्स दिए उनको।
वर्कर आप वहाँ पे आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसकी एक लॉगबुक बन रही है। जेडी मजेठिया का कहना है कि एक्टर को मेकअप किट उनके घर पर पहुंचाने की भी योजना है, ताकि वो चाहें तो घर से मेकअप कर आएं या फिर यहां आकर करें। कोई दूसरा किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता है। नए समय में नए तरीके से नए जज्बे के साथ शुरू हो रही है फिर से फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, खास करके टीवी सीरियल्स और शूटिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही लोगों के सामने नए नए जो धारावाहिक सामने आएंगे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को ट्वीट कर चुनौती दी है कि जो कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है वो करे। वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, वो डरती नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने कानपुर के एक शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर फेसबुक पर पोस्ट की थी और इसके बाद यूपी के बाल आयोग ने उन्हें नोटिस देकर कहा था कि वो अपने पोस्ट को डिलीट करें, नहीं तो पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। प्रियंका जब यूपी की सड़कों पे नहीं लड़ रही होती तब उनकी जंग ट्विटर पे जारी रहती है। आज उन्होंने यूपी सरकार को ट्वीट किया कि जनता के सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता को सच्चाई बताना है, सरकार का प्रोपेगेंडा करना नहीं। यूपी सरकार अपने विभागों से मुझे फिजूल धमकियां दिलवाकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्रवाई करनी है बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। हाल ही में कानपुर के सरकारी बालिका गृह में 57 बच्चियों को कोरोना हो गया और 7 बच्चियां गर्भवती भी हैं। प्रियंका ने फेसबुक पे चिंता जताई और इनकी तुलना मुजफ्फरपुर और देवरिया के शेल्टर होम से की थी। लेकिन सरकार कहती है कि लड़कियां जब होम में आई थीं तब गर्भवती थीं, होम में कुछ नहीं हुआ है। इस पे बाल आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा जिसमें लिखा कि आपकी पोस्ट में कानपुर के बालिका गृह को मुजफ्फरपुर और देवरिया के बालिका गृह की घटनाओं से जोड़ा गया है। ये गलत और बेबुनियाद है और सुनियोजित रूप में बालिकाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। ये पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन भी है। अगर फेसबुक पोस्ट 3 दिन में नहीं हटाई तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रियंका की पोस्ट पे बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी तीखी है। आपने जो कानपुर में बालिकाओं की बहनों के सम्मान के साथ में जो को तार करने की जो आपने कवायद की है, जो अनगढ़ बातें की हैं, तथहीन बातें की हैं, तो इनका जवाब देना ही होगा। अब सामंती सरकारें नहीं हैं, न देश में न प्रदेश में। अब आपको अगर आप बयान देकर बवाल करेंगे तो आपको जवाब देना ही होगा। प्रियंका लगातार यूपी के मुद्दे उठाती रही हैं, चाहे सोनभद्र में आदिवासियों के गांव जाना हो या उन्नाव में बलात्कार पीड़ित के घर या लखनऊ में स्कूटी पे बैठकर पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के घर। वो लड़ते दिखना चाहती हैं। कांग्रेस कहती है कि विपक्ष की यह जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इसे दुश्मनी की तरह लेती है। लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में हिटलर की आत्मा का प्रवेश हो गया है। सुन ही नहीं सकती, चाहे जितनी गलतियां करें, पर विरोध पक्ष की उन गलतियों की तरफ इशारा करना भी इस सरकार को गवारा नहीं। अरे विपक्ष का काम ही है, अगर कहीं कमियां हैं तो उंगलियां उठाएगी, बताएगी। सरकार का काम है जवाब देना। सरकार जवाबदेह है, तो लगता है वो धर्म अपना सरकार लोकतंत्र का भूल गई है। सड़क से लेकर ट्विटर तक प्रियंका गांधी जो कुछ कर रही हैं, उसके जरिए वो जनता के लिए लड़ती हुई दिखना चाहती हैं और इसके जरिए उनकी चर्चा होती है, वो चर्चा में बनी रहती हैं। किसी भी नेता के लिए चर्चा में बने रहना एक अच्छी अलामत है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षा को लेकर जो सीबीएसई की स्कीम थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। देश में अब 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हालात को देखते हुए सीबीएसई की स्कीम पर अपनी मुहर लगा दी। इसके मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित होंगे। 12वीं के जो छात्र 3 से ज्यादा पेपर दे चुके हैं उनको बेस्ट 3 पेपर के अंकों का औसत मिलेगा। जो छात्र 3 पेपर दे चुके हैं उन्हें बेस्ट 2 पेपर के। और मुख्य तौर पर दिल्ली, जहां छात्रों ने 1 या 2 ही पेपर दिए हैं, उनको आंतरिक अंक, प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल के आधार पर अंक मिलेंगे। ऐसे छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए हालात अनुकूल होने पर बोर्ड परीक्षा का विकल्प भी दिया जाएगा।
मेरे हिसाब से एक बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है सीबीएसई की हिस्ट्री में, देश की हिस्ट्री में, कि पहली बार शायद सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्जाम रद्द किए हैं। और ये सिचुएशन ऐसी थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो हम इस फैसले का बहुत वेलकम और स्वागत करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को यह भी छूट दी है कि अगर कोरोना के हालात ना सुधरें तो वो वैकल्पिक परीक्षा ना कराने का फैसला भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छात्रों व उनके अभिभावकों को राहत मिली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। होटल खुले लेकिन नहीं है रौनक। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ये स्पेशल रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। लॉकडाउन की वजह से आ रही मंदी के नाम पर कंपनियां अब उन मजदूरों को भी निकाल रही हैं जो कंपनी में काम करते वक्त विकलांग हो गए। फरीदाबाद से रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। प्रेम सिंह, जगदीश, प्यारेलाल और प्रेम सागर जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों का पहले हाथ गया, फिर लॉकडाउन में नौकरी भी चली गई। प्रेसिंग मशीन में काम करते हुए किसी की उंगली कटी तो किसी का पूरा पंजा ही गायब हो गया। जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। हादसे के बाद पक्की नौकरी के आश्वासन पर ये उसी फैक्ट्री में काम करते रहे, लेकिन अब कंपनी ने इन विकलांग हो चुके मजदूरों को भी निकाल दिया है। तो आपको कुछ मुआवजा मिला था? कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, क्यों नहीं मिला? मिला नहीं कि जब नौकरी मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो नौकरी नहीं देंगे। निकाले गए इन्हीं मजदूरों में से एक शिवशंकर हैं। 18 साल की उम्र में कंपनी में काम करते हुए 8 उंगलियां कट गईं। अब 32 साल की उम्र में उनके कंधों पर परिवार के 6 लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, विकलांग आदमी हूँ। कोई कंपनियाँ, कोई वर्कशॉप हमें भर्ती नहीं ले सकती है। मैं तो रोड पे बैठा हुआ हूँ। कंपनियों ने इस लॉकडाउन में इन्हें नौकरी से निकाला। ईएसआई भी पेंशन के नाम पर अब मजाक कर रही है। शिवशंकर की 8 उंगली कटने पर 900 रुपए पेंशन और राजवीर के हाथों की 2 उंगली कटने पर इनको 800 रुपए पेंशन मिलती है। पहले 500 था, अब 800 हो गया है। 2007 में एक्सीडेंट हुआ था मेरा। लॉकडाउन के दौरान निकाले गए मजदूरों के लिए प्रदर्शन कर रहे फरीदाबाद के विधायक कहते हैं कि छटनी के नाम पर अब तक 2 से 2.5 लाख लोगों को निकाला गया होगा। कोरोना का बहाना बना के इनको निकाल दिया कि प्रोटेक्शन नहीं है, काम नहीं है, जबकि कई लोगों के कोरोना में पास बने हैं, इन लोगों के मूवमेंट पास बनवाए हैं कि साहब हमको जरूरत है। बाहरी राज्यों से आए मजदूर नौकरी जाने के बाद अपने गांव में लौट गए हैं, लेकिन सालों कंपनी के लिए खून पसीना बहाने वाले मजदूर लेबर कमिश्नर से लेकर दूसरी कंपनियों में नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। जिस कंपनी के लिए खून पसीना एक करके अपने हाथों की उंगलियां कटवा के उस कंपनी को इन्होंने अपनी मेहनत से सींचा, आज लॉकडाउन के दौरान उसी कंपनी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फरीदाबाद से रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पर्यटन राजस्थान के लिए अहम उद्योग है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कारोबार चौपट रहा। हालांकि सरकार ने 8 जून से होटल को खोलने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन टूरिस्ट गायब हैं। अब जब पर्यटन कमाई का इतना बड़ा जरिया हो तो सरकार के लिए इसे वापस से पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती है। जयपुर के रामबाग होटल में पर्यटकों को लुभाने के लिए संगीत और दिया जलाकर शाम का ये रिवाज। सब मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जयपुर में होटल खुल चुके हैं। यहां तक कि बार और रेस्टोरेंट को भी धंधा शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन मेहमानों की कमी एक चिंता का विषय है। शाहपुरा महल जैसे छोटे होटल व्यवसायों को सबसे बड़ा धक्का लगा है, तो दूसरी ओर सरकार भी लाइसेंस फीस में कुछ भी रियायत नहीं दे रही है।
Unfortunately, all the expenditures like the salaries, the income tax, the GST, electricity bills, the bar licenses, and so many is totally on the heads of the hoteliers. And tourism industry is the first one to close down and probably the last one to open up. And I think so the government, especially the state government, should waive off these bills and our liabilities as the bar license fees. साथ ही 9 बजे के कर्फ्यू के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में होटल मालिक कहते हैं व्यवसाय चलाना बहुत मुश्किल है। Hotels, the government has opened the hotels and but visitors are still not here because people are still not ready to travel. Government has to also open a lot of transports, and especially in places like Rajasthan and in Jaipur, we have a lot of foreign tourists. Till the time the international travel flights, international travel doesn't open, we won't get much visitors over here. यातायात भी पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाया है। उड़ानें कम हैं, ट्रेन यातायात भी पूरी तरह से नहीं चल रहा है और मेहमान अभी घूमने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के सबसे बड़े उद्योग पर्यटन को पटरी पे लाना एक बड़ी चुनौती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और मुंबई के धारावी इलाके से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।